स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो मैं आप लोगों के सामने एक फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और ये जो वीडियो है हमारा अलजेब्रा का सेकेंड वीडियो है। अगर मैं अलजेब्रा का फर्स्ट वीडियो का बात करूं तो अलजेब्रा का फर्स्ट वीडियो जो हमारा था वो था इंट्रो वीडियो, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अलजेब्रा क्या होता है और अप टू 7th 8th तक हमने अर्थमेटिक पढ़ा। अचानक से 9th में ऐसा क्या जरूरत आ गया कि अलजेब्रा हमें पढ़ना पड़ गया। तो अलजेब्रा का रिक्वायरमेंट क्या था, अलजेब्रा क्यों हम पढ़े हैं, इसका क्या जरूरत आ गया, क्यों हमें पढ़ना पड़ा, इन सब सारी चीजों का डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। और उसी इंट्रो पार्ट में हमने ये भी देखा था कि हमारा जो इस अलजेब्रा का जो ये जो सीरीज है, अलजेब्रा का जो ये सिलेबस है, उस सिलेबस में अलजेब्रा के सिलेबस में हमें क्या क्या कवर करना है। तो हमने एक टॉपिक दिया था जिसका नाम था कंटेंट ऑफ अलजेब्रा, जिसमें हमने डिस्कस कर रखा है कि हमें अलजेब्रा के इस आने वाले जो फ्यूचर में जो वीडियो बनेगा उस वीडियो में मैं अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से सब टॉपिक को कवर करने वाला हूँ, उन सब सारी चीजों का मैं डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो चलो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और आज का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा जो कंटेंट ऑफ अलजेब्रा था, वो जो पहला जो टॉपिक था वो था नंबर सिस्टम, इनक्वालिटी एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशन। क्या था वो जो था हमारा, जो पहला जो चैप्टर था, पहला जो सब टॉपिक था वो था नंबर। जो पहला जो हम बात करें वो जो हमारा पहला था वो था नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। पहले जो देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, इसी टॉपिक में हमें पढ़ना है इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटीज क्या होता है उसी में हम पढ़ेंगे। एंड जो लास्ट इस जो सब टॉपिक का जो लास्ट कंटेंट होने वाला है वो होगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ये जो हमारा अलजेब्रा का जो पहला जो टॉपिक है वो हमारा ये इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं ये नंबर सिस्टम पढ़ना है। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग बचपन से नंबर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और हमने जो नंबर्स के में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करा है वो मैथ का किस पार्ट में, वो जो हमारा जो मैथ का जो अर्थमेटिक पार्ट था जिसमें हम लोगों ने नंबर्स के साथ प्ले किया है, नंबर के साथ खेला है। तो वो जो नंबर के साथ जो काउंटिंग किया है वो उसको किसमें देखे हैं हमने, अर्थमेटिक मैथ का जो पार्ट है, अर्थमेटिक पार्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है, बचपन से देखते आ रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये नंबर क्या होता है। नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि ये नंबर क्या होता है, क्या मतलब इस नंबर का। अगर एग्जाम में पूछ दिया नंबर क्या होता है, भाई किसी इंटरव्यू में पूछ दिया कि नंबर के बारे में बताओ तो क्या होगा, तो हम ऐसे सिंपली डिफाइन करेंगे, इट इज एन it is an arithmetic value which used for counting the objects। ये क्या है कि ऐसे पूछो कि नंबर एक मैथमेटिक्स का एक अर्थमेटिक वैल्यू है जिसका यूज हम काउंटिंग में कर सकते हैं। तो हम ऐसे इस नंबर को ऐसे एक्सप्लेन करें कि मान लो आप किसी भी टाइप का लैंग्वेज सीखने जाना है, तो लैंग्वेज आप मान लो इंग्लिश को सीख रहे हो, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपको इंग्लिश सीखना है, तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको सबसे बेसिक यूनिट को सीखना पड़ेगा, बेसिक यूनिट्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा। और बेसिक यूनिट क्या होता है, ए बी डी, सबसे जो यूनिट इकाई होता है, यूनिट जो होता है वो होता है ABCD अप टू जेड। उसी तरह अगर हम मैथ सीखने जा रहे हैं तो मैथ सीखने के लिए हमें नंबर सीखना पड़ेगा, मैथ के बेसिक जो यूनिट होता है वो नंबर होता है। सेम उसी तरह हम कह सकते हैं जिस तरह इंग्लिश सीखने के लिए हमें बेसिक यूनिट की रिक्वायरमेंट होता है, उसी तरह हमें नंबर सीखने के लिए हमें नंबर की ABCD, हमें मैथ सीखने के लिए
हमें मैथ्स के एबीसीडी को पढ़ना पड़ेगा और वही मैथ का एबीसीडी हमारा नंबर है। इतना तक तो पाठ हो गया, इतना तक सब समझ आ गया। तो अब बात कर लेते हैं कि ये नंबर तो हो गया, अब इस नंबर को कितने टाइप से बांटा गया। तो ये पूरे वर्ल्ड में अब तक जितने भी नंबर है उसको तो इनिशियली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया और रिक्वायरमेंट के साथ साथ इसका डिवीजन भी हो गया कि इसका पार्ट बाय पार्ट बनाएगा। तो पूरा लिखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर, ऐसे लिखो यहाँ पे जो टॉपिक लिखेंगे उसमें लिखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर का कितने टाइप्स है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक चार्ट बनाते हैं जिसमें हमको याद रहेगा, याद करके रखना है कि नंबर का कितना है। तो सबसे पहले नंबर्स को 2 पार्ट, जितने भी नंबर थे उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो पहला जो पार्ट है वो हमारा है रियल और दूसरा जो पार्ट है वो हमारा है इमेजिनरी। अगर हम बात करें तो ये क्या देख लगता है, तो ये आप बहुत सारे लोग अब तक ये बोलते आ रहे हैं कि रियल नंबर का मतलब हो गया कि वे नंबर जो एग्जिस्ट करता है उसको हम कह दिए रियल और वे नंबर जो एग्जिस्ट नहीं करता है उसको हम कह दिए इमेजिनरी। ये गलत है, इसी को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे समझो कि वो जो रियल, ऐसे हम कभी नहीं कहेंगे कि रियल नंबर, जो नंबर जो एग्जिस्ट करता है उसको हम रियल कहते हैं और वो नंबर जो एग्जिस्ट नहीं करता है उसको हम इमेजिनरी कहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि इमेजिनरी नंबर, आज के बाद कह रहा हूँ कि इमेजिनरी नंबर भी, अब आपसे कोई भी पूछे तो ये बोलना कि इमेजिनरी नंबर भी एग्जिस्ट करता है। तो भाई साहब ये जब दोनों नंबर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये इमेजिनरी नंबर को आप, ये जो इमेजिनरी नंबर है, ये जो रियल के बाद जो नंबर होता है उसको इमेजिनरी आप क्यों कह रहे हो। तो इस, तो ऐसे सोचो कि नंबर्स का क्या काम है, नंबर्स का काम आता है काउंटिंग में। तो रियल नंबर जिसका काम हम काउंटिंग में करते हैं, जिसका यूज हम काउंटिंग में करते हैं उसको आप कह दिए रियल। और इमेजिनरी जो नंबर ऐसा नंबर है जिसका यूज हमारे काउंटिंग में नहीं होता है, काउंटिंग में हम इसको यूज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम इसको कह दिए कि ये इमेजिनरी नंबर है। ओके, अब ये रियल नंबर्स के बारे में हम पूरे अलजेब्रा में, एक अलजेब्रा में जो नंबर सिस्टम है उसमें हम रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। और एक इमेजिनरी जो नंबर हो गया, इसका एक कॉम्प्लेक्स नंबर करके एक चैप्टर है जो हमारा जो उस अलजेब्रा का जो सेकंड सब पार्ट होने वाला है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और इमेजिनरी नंबर के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी हम बात करते हैं ये रियल नंबर के बारे में ही बात करेंगे। तो ये रियल नंबर्स को फिर से डिवाइड कर दिया, रियल नंबर को फर्दर डिवाइड कर दिया गया कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। जो हो गया पहला जो पार्ट था वो था रेशनल। अब मैं सबका डिफिनेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। ये इरेशनल, फिर से ये रेशनल नंबर्स को 2 भाग में बांट दिया। ये जो पहला जो भाग था वो था फैक्टर और जो दूसरा जो था इंटीजर। ओके, जो हमारा जो पहला रियल रियल नंबर को जो हमने कितने भाग में बांट दिए थे, जिसको हम कह सकते हैं इंटीजर और नॉन इंटीजर। तो इसको भी हम कह सकते हैं, इसको और इसको कह दो और नॉन इंटीजर, नॉन। ओके, इतना तक तो देख लिया। अब बात आता है कि ये जो इंटीजर नंबर है ना, इस इंटीजर को भी फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। इंटीजर नंबर को भी फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। अगर जो इंटीजर का जो पहला पार्ट है वो हो गया नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर, और दूसरा जो पार्ट हो गया वो पॉजिटिव इंटीजर। अब इस पॉजिटिव इंटीजर को भी फर्दर 2 पार्ट में बांट दिया गया है। उस जो पहला जो पार्ट है वो जो पहले फर्स्ट जो पार्ट है उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर और इसको हम कहेंगे होल नंबर। ओके, और इस होल नंबर को भी क्या किया, 2 भाग में बांट दिया। एक तो पहला होता है, तो पहला जो है वो हो गया 0 और दूसरा हो गया नेचुरल नंबर। तो अब क्या क्या देखें कि ये जो हमारा चार्ट है ये माइंड में रखना, ये हमारा पूरा नंबर सीरीज का एक टाइप है। नंबर जो है नंबर का टाइप है। तो पहले हमने क्या देखा कि नंबर्स को 2 भाग में डिवाइड कर रखा है। ये नंबर्स को जो नंबर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जो पहला पार्ट है वो रियल और दूसरा जो पार्ट है वो है इमेजिनरी।
अब बात आता है कि ये जो रेशनल, फिर से ये रियल नंबर का, ये रियल नंबर इसलिए है क्योंकि ये नहीं होगा कि एग्जिस्ट करता है इसलिए रियल नहीं, इसका यूज काउंटिंग में हो रहा है इसलिए इसको रियल कहते हैं। और इमेजिनरी नंबर वैसे नंबर जिसका यूज काउंटिंग में नहीं होता है इसलिए उसको इमेजिनरी करते हैं। और दूसरी बात कि आप याद रखना कि दोनों एग्जिस्ट करता है, रियल भी एग्जिस्ट कर रहा है और इमेजिनरी भी एग्जिस्ट करता है। ये हमारे बहुत से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह जो आप पढ़ोगे उस समय आपको ये जो इमेजिनरी नंबर है उसका यूज पता चलेगा कि हमारे जो फिजिकल लाइफ है उसमें कैसे इसके यूज कर सकते हैं हम अपना इमेजिनरी नंबर को। इतना तक हम, अब रियल नंबर को भी इन्होंने दो भाग में बांट दिया है। फर्स्ट जो पार्ट है रेशनल नंबर, जिस रेशनल नंबर के बारे में बताऊँ, इस रेशनल नंबर को आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे वेयर पी एट क्यू, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसी को कहते हैं रेशनल नंबर, जो कि आप ऑलरेडी पता है आप लोगों को। और इस इरेशनल नंबर जिसमें पी और क्यू इंटीजर नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा कहने का मतलब √3 हो गया, ये इंटीजर नहीं है, इस टाइप का जो हो गया वो इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा बात आते हैं, दूसरा बात जो करते हैं कि ये जो रेशनल नंबर है उसको भी फिर तो दो भाग में बांटा गया है। जो पहला जो पार्ट है वो फैक्टर और जिसको कह सकते हैं नॉन इंटीजर, और दूसरा जो है वो उसको हम कह सकते हैं इंटीजर पार्ट। और इंटीजर को भी फर्दर दो भाग में बांटा गया, दो पार्ट में बांटा गया है। वो पहला जो पार्ट है वो नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। फिर पॉजिटिव को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पहला नेचुरल और दूसरा होल नंबर। ये हमारा पूरा नंबर सीरीज था। चलो आगे देखते हैं, आगे एक नोट्स लिखो, नोट बनाकर लिखो, नोट में लिखो कि आज के बाद, आज का बाद आप ये साइन देखो तो इसका मतलब होगा बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, हम कहेंगे बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू कहने का मतलब नहीं, हम लोग करते थे ऐसे ऐसे ऐसे, मान लो कि हम अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो तो अपने गांव के नाम बताते थे कि हाँ हम उस गांव से बिलोंग करते हैं। तो ये कहने का मतलब अगर कोई कह दिया कि ये जो आर बिलोंग, सॉरी, तो ये एक्स मान लो, जो हम जो हमारा जो अलजेब्रा का जो वेरिएबल था एक्स, जो सिंबल था एक्स, कह दिया बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब क्या हो गया, जो एक्स का वैल्यू होगा ना वो रियल ही हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ रियल से बिलोंग करता है। रियल का जो गांव है उस गांव से ये रहने वाला है एक्स, ये इमेजिनरी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब आप समझना है कि ये आप जहां भी इस टाइप का देखो तो इसको हम कहेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर। अब देखो जो ये आर से, ये जो आर का रियल नंबर का ये नोटेशन है, ये हम देखते हैं कि जो जितने भी टाइप का जो नंबर्स हम पढ़े हैं उस नंबर का नोटेशन क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला लिखो कि अगर आर लिखा है तो कहने का मतलब रियल, रियल नंबर। ये छोटी छोटी चीजों आपको याद रखना पड़ेगा ताकि जब आप मैथ का क्वेश्चन बनाओ तो ये आपको यूज पड़ा है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं आपको बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा, बहुत ही बेसिक लेवल से चलूंगा, बस आप नोट्स बनाते रहो। सेकेंड में हो गया क्यू, क्यू का मतलब हो गया रेशनल, रेशनल नंबर। इसको क्यू अगर जहां भी आप देखेंगे तो उसका मतलब हम साफ समझ जाएंगे कि ये रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। तीसरा नोटेशन जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जेड। इसको हम इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। और अगर चौथा नंबर से बात करें, चौथा नोटेशन क्या होता है, एन, एन फॉर नेचुरल नंबर। ये हमारा चार नेचुरल नंबर, ये चार जो नोटेशन है, ये 4 नोटेशन आप हमको हमेशा याद रखें। अगर एग्जांपल के तौर पे आपको कह दिया कि x बिलोंग्स टू जेड, कहने का मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू हमेशा इंटीजर हो सकता है, x बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका क्या मतलब हो गया, x बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब कि ऐसे समझो कि x जो है ना इंटीजर के गांव के रहने वाले हैं, इंटीजर के जैसा ही होगा, इंटीजर ही होगा, वो बाकी कोई फैक्टर वगैरह नहीं हो सकता है। तो ये हमको पता चल गया कि x, ये नोटेशन हम आपको, ये नोटेशन अगर हम जो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें काम आएंगे। तो इतना तक तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। तो देख लेते एक बार कि हम लोग आज क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये जो नंबर सिस्टम जो हमारा
जो हमारा ये जो अलजेब्रा का जो मैथ का जो 5 पार्ट को डिवाइड किए थे, उस 5 पार्ट में जो हमारा पहला पार्ट था वो था अलजेब्रा, और उस अलजेब्रा को फिर हम सब पार्ट में डिवाइड किया, और उस सब पार्ट का जो पहला सब पार्ट है वो है नंबर सिस्टम, इनइक्वालिटी एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट किए नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम क्या होता है, उसके बाद हमने स्टार्ट किया नंबर्स का टाइप्स कितने हो सकते हैं, नंबर्स क्या होता है, नंबर्स के कितने टाइप में अब तक डिवाइड कर रखा है। उसके बाद हमने देखा कुछ नोट्स बना करके जो इम्पोर्टेंस कॉन्सेप्ट है उसको हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं अलजेब्रा का। तो अलजेब्रा का जो बात कर लेगा, तो अलजेब्रा हम पहले पहले जो सबसे पहला जो इंट्रो पार्ट था उसमें हमने बताया था कि अलजेब्रा क्या होता है, एक्स प्लस वाई, ऐसे ऐसे एक्स प्लस, ऐसे समझो, तो ऐसे इसको कह दिए कि y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, ये क्या है, अलजेब्रा, इसको हम अलजेब्रा कह दिए, ठीक है ना। तो अलजेब्रा में क्या हो गया, सी जो है ना इसको हम लिख टू फाइव, ऐसे आप समझना, इसको एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, इसको हम अलजेब्रा कहते हैं। तो इसमें देखो, इस जो अलजेब्रा का जो एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रा अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है ये, इस एक्सप्रेशन में क्या क्या है, तो पहला जो टर्म है ना, इसमें क्या है, ये जो दो टर्म आ रहा है, ये जो दो टर्म है वो हो गया वेरिएबल, और ये जो ये टर्म है वो हो गया कांस्टेंट। ये वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में हमने पहले भी, और जो इंट्रो पार्ट था उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बात आता है कि ये वेरिएबल्स जो है, इस वेरिएबल्स को भी तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या देख रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देख रहे हैं बेसिकली कि ये जो वेरिएबल्स है और ये कांस्टेंट है, इस दोनों वेरिएबल्स के बीच क्या है, एक रिलेशन है, एक रिलेशन एक मतलब दोनों के बीच एक पार्टिकुलर टाइप का रिलेशन स्थापित किया गया है। तो ये जो रिलेशन स्थापित किया गया है, तो सबसे पहले उस रिलेशन के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे कि ये जो वेरिएबल्स है ना, ये वेरिएबल्स को भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो वेरिएबल्स है उसको भी फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो पार्ट था, तो जो पहला वेरिएबल्स जो है, वेरिएबल्स को भी फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया है। जो वेरिएबल्स को भी फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया है, जो पहला पार्ट है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पहला पार्ट क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, तो इट इज ए वेरिएबल्स which is dependent on the other variables। इसको हम कह सकते हैं इट इज ए, ऐसे लिखो, इट इज ए टाइप ऑफ वेरिएबल्स, टाइप ऑफ वेरिएबल्स which which are not depend on other variable। तो क्या मतलब बना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक वैसा वेरिएबल्स है जिसको किसी दूसरे वेरिएबल पर निर्भर डिपेंडेंट रहने की कोई जरूरत नहीं है, जो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट नहीं रहता है। और इसी को हम फर्दर इसको हम क्या कह सकते हैं, इसी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको हम कहते हैं, जो हमारा इसको इनपुट भी कहते हैं, इनपुट। इट इज ऑल्सो नोन एज इनपुट, इनपुट कहेंगे। और ये इनपुट का क्या मतलब है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ये इनपुट क्या हम लिख रहे हैं, ओके। और दूसरा जो पार्ट है, दूसरा वेरिएबल्स की बात करें, वो दूसरा वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट, तो ये क्या मतलब हो गया, इट इज ऑल्सो ए टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स which which are which are dependent on other variables।
ये जो क्या हो गया कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या देखा कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स वैसे वेरिएबल्स जो किसी दूसरे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है उसको हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और इसको हम कहेंगे बेसिकली ये जो है डिपेंडेंट कहने का मतलब आउटपुट, ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा आउटपुट है। अब हम देख लेते हैं जो टर्म नया जो दो टर्म हम लिखे हैं वेरिएबल्स के लिए, ये एक होता है इंडिपेंडेंट सॉरी एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। तो ये इनपुट और आउटपुट क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा इसी वीडियो में, आप बस देखते रहो स्टेप बाय स्टेप, बस आप फॉलो करते रहो, मैं अब जैसे जैसे बता रहा हूँ उसको फॉलो करते रहो। अब क्या हो गया, ये हमने बताया कि जो हमारा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस, जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो इसमें क्या क्या है ये, और इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ऐसे लिखो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिख दिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिए एक्स, तो ये क्या है कि ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के बाद भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको ये जो हमारा है ना ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट है, और ये जो हमारा है ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। तो कहने के मतलब क्या हो गया कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया वो अगर चेंज करते हैं तो उसके साथ साथ डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाएगा, अपने आप चेंज होगा। तो देखो हम कि ये दोनों जो एक्सप्रेशन है, ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकेंड एक्सप्रेशन में क्या है कि ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसमें एक पार्टिकुलर टाइप का रिलेशन है स्थापित किया है दोनों में भी। क्योंकि तो ये देखो ये एक्स स्क्वायर है और ये वाई है, मतलब कि ये दोनों एक अलग रिलेशन है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को के बीच, और ये इसमें एक अलग रिलेशनशिप है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच। तो ये जो रिलेशन की हम बात कर रहे हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच का एक रिलेशन जो है रिलेशन है, उस रिलेशन को कौन रिलेशन स्थापित करता है, ये कौन रिलेशन को कौन शो कर रहा है, तो एक टर्म आता है फंक्शन। अब लिखो नया जो टर्म है उसको लिखो फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है इसको एग्जांपल से समझो कि आप सभी ने क्या देखा होगा, आप लोगों ने गन्ना जो ऐसा होता है गन्ने का जो जूस निकालने का जो मशीन होता है वो ठेले ठेले पे रहता है, बहुत लोगों ने अपने 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 होम टाउन या कहीं भी बहुत जगह देखे होंगे कि एक गन्ने का जो जूस निकालने का जो मशीन होता है उसमें क्या करते हैं एक साइड से गन्ने डालते हैं और दूसरे साइड से गन्ना का जूस निकलता है, इतना तो समझ रहे हैं। तो ये जो हम इनपुट डाल रहे हैं, एक साइड से इनपुट डाल रहे हैं और दूसरे साइड से हमारा आउटपुट हो रहा है, आउटपुट निकल रहा है। तो इनपुट का बात करें तो इनपुट में हम गन्ना डाल रहे हैं और दूसरी तरफ से शुगर जो कैन होता है उस गन्ने को डाल रहे हैं और दूसरी तरफ से हमारा आउटपुट के रूप में गन्ने का जूस निकल रहा है। तो इतना तो हमें इनपुट और आउटपुट समझ गए, लेकिन ये जो मशीन है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे बनाया गया है, इसको सेट कर दिया गया है कि एक तरफ से आपको गन्ना निकालना है तो दूसरी तरफ से आपको गन्ने के जूस निकाल के देना है। ये क्या है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये इनपुट और आउटपुट के बीच एक रिलेशन स्थापित करता है। सेम उसी तरह ये जो हमारा फंक्शन है ना, ये फंक्शन भी एक ऐसा रूल्स है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो क्या करता है हमारे इनपुट मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, हमारा आउटपुट मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच एक पार्टिकुलर टाइप का रिलेशन स्थापित करता है, जिसको हम कहते हैं फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन का डिफिनेशन लिखो कि फंक्शन एक क्या है, फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन, ऐसे लिखो कि फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कहो और रूल्स कहो रूल्स ना, इसको जो ये हम इसको एक्सप्रेशन कह सकते हैं या रूल कह सकते हैं,
या और इसको हम कहेंगे और स्टेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्टेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये क्या है कि एक फंक्शन है, एक एक्सप्रेशन है, एक रूल्स है या एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है दैट डिफाइन defines a relation, a that defines a relationships between किसके किसके बीच, between independent and dependent variables। क्या कर रहा है कि हम क्या देख रहे हैं कि जो ये फंक्शन है ना, एक एक्सप्रेशन है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है या एक रूल्स है जो क्या कर रहा है, रिलेशन स्थापित करता है किसके किसके बीच, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच ये रिलेशन स्थापित करता है। और अगर हम इसी फंक्शंस को अगर हम एक एग्जांपल्स के साथ समझे तो एग्जांपल्स में ऐसे समझो कि ये क्या है, ये कुछ टाइप का है, जहां से हमें एक साइड से हम क्या कर रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं और दूसरे साइड से हमें आउटपुट बाहर आ रहा है। तो पहले जो डालो ये हम क्या डाल रहे हैं, ये इनपुट डाल रहे हैं और ये हमारा आउटपुट आ रहा है। ओके, ऐसे समझो। तो इनपुट जो डाल रहे हैं, इनपुट में क्या होगा, x होगा। ओके, और ये क्या होगा, फंक्शन है, एक फंक्शन, ये जो हमारा है फंक्शन जिसको हम डिनोट करते हैं f से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और ये हमारा क्या आउटपुट आ गया, यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया। इस आउटपुट को हम डिनोट करते हैं f ऑफ x। ये देखो एक x आया अंदर, उसमें कुछ प्रोसेस हो गया होगा, प्रोसेस हुआ होगा और प्रोसेस होने के बाद ये x बन गया f ऑफ x और इसी f ऑफ x को हम कह सकते हैं y। ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, सॉरी ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स है क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है दूसरे पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो हम कह सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स और ये हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हमने देखा क्या क्या कि हम जो फंक्शन है ना, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक रूल्स है जो क्या करता है, इंडिपेंडेंट यानी इनपुट और आउटपुट के बीच एक पार्टिकुलर टाइप के रिलेशन स्थापित करता है। इतना तक समझ गए। तो अब आगे चलते हैं, आगे देखो कि आगे हम कुछ एग्जांपल सर्च करेंगे कि f ऑफ x क्या होता है। f ऑफ x को तो क्वेश्चन एग्जांपल में लिखो, क्वेश्चन लिखो। तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो हो गया, क्या क्वेश्चन है कि इफ लिखो, इफ ऐसा लिखो, इफ इज अ लीनियर फंक्शन, and f of 2 is equal to 4 and f of minus 1 is equal to 3, find f of x। f of x क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि जो ये फंक्शन है ना, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। और इसको हम कह सकते हैं आउटपुट, ये y के बराबर भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के जो हमारा जो स्टेप होगा वो देखो। तो सबसे पहले कह दिया कि ये लीनियर फंक्शन है, ये एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर का क्या मतलब है, ये लीनियर जो होता है, क्वाड्रेटिक जो होता है, ये जो एक पोलिनोमियल जो हम पढ़ेंगे ना, उस पोलिनोमियल में हम जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो टाइप है उस पोलिनोमियल में पढ़ेंगे। बट आप इतना समझो कि लीनियर का मतलब क्या हो गया, कि लीनियर को हम जो लीनियर का जो लिखने का जो तरीका होगा, हम लीनियर को कैसे लिखेंगे वो सॉल्यूशन में आप देखो, सॉल्व इसको क्वेश्चन का। तो लीनियर है तो सबसे पहले लीनियर क्या होगा, f ऑफ x इस टाइप का होगा, ax
प्लस बी, इस टाइप का कुछ होगा। अब इसी को हम कह दिए कि y, इसको y भी कह सकते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन है, ये y जो अपना है ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये पूरा f ऑफ x डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। इंडिपेंडेंट क्या है, ये इंडिपेंडेंट x है, यानी इनपुट ये हो गया, इनपुट ये। तो हमें आउटपुट निकालने के लिए सबसे पहले इनपुट देना पड़ेगा। हमें आउटपुट नहीं पता है आउटपुट क्या है, बट दो चीज दिया गया है कि f ऑफ 2 दिया हुआ है, f ऑफ 2 इक्वल टू 4 दिया हुआ है। इसका क्या मतलब हो गया, ये जो x है ना, x का वैल्यू इनपुट हमें पता दिया है, इनपुट हमें दिया है इसमें कि अगर 2 का रखेंगे तो जो हमारा आउटपुट होगा वो x आएगा। और ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन लीनियर इक्वेशन का एक रिलेशनशिप है किसकी, इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए। बट हमें दिया हुआ है तो f ऑफ 2, तो x के बदले 2 पुट करो, तो f ऑफ 2 x के बदले 2 पुट करिए तो क्या होगा 2a प्लस b। अब f ऑफ 2 कितना दिया हुआ है, इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन 1। सेम उसी तरह किया हुआ है कि f ऑफ -1 दिया हुआ है 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x के बदला -1 पुट करना है, तो -a प्लस b इक्वल टू जो है 3 हो गया। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करना है। तो 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और जैसे ही हमारा a और b का वैल्यू निकल जाएगा तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ x क्या होगा। डायरेक्ट a और b हमारा निकलना है, मेन मकसद हमारा a और b को कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट a और b वन। तो a और b बनने के लिए यानी कि दो हमारे पास वेरिएबल हो गए और दो इक्वेशन हो गई, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपने वेरिएबल्स हम निकाल सकते हैं। तो क्या होगा कि अगर इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो सकता है, देखो इसमें से ऐसे करो कि a में से b को घटा दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में से 2 को घटाएं तो 2a प्लस b है ऑलरेडी, और हमें घटाना है इक्वेशन 2 को, -a प्लस b इक्वल टू 4 माइनस 3। तो 2a माइनस माइनस प्लस हो गया, 3a प्लस b और ये माइनस b इक्वल टू 1। तो क्या देख रहे हैं, इससे ये गया, यानी कि 3a इक्वल टू 1, यानी क्या देखें कि a का वैल्यू जो हो गया 1/3 हो गया। अगर a 1/3 है तो b क्या होगा, a 1/3 हमें देख लिया कि a का वैल्यू हमें पता है। तो अब इक्वेशन 1 से बात करते हैं, इक्वेशन 1 का बात करें, इक्वेशन 1 में क्या है 2a प्लस b इक्वल टू 4। तो 2a के बदला 1/3 पुट करो प्लस b इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस 2/3, तो क्या होता है 10/3, ये हो गया। अब पुट करो f ऑफ x, क्या होगा f ऑफ x हमारा निकल गया, a का वैल्यू पुट किया 1/3x प्लस b का वैल्यू 10/3, तो क्या हो गया x प्लस 10/3, ये हमारा f ऑफ x आ गया, कैलकुलेट हो गया ये हमारा। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए। तो नेक्स्ट देखते हैं अपना एक और एग्जांपल लेके समझते हैं कि क्या हो रहा है। तो दूसरा एग्जांपल लिखो, दूसरा एग्जांपल से बात करें, दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन में क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा एग्जांपल में लिखो कि अगर ऐसा दिया है कि f ऑफ x इक्वल टू दिया, f ऑफ x को डिफाइन कर दिया कि x क्यूब कब होगा, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा, ठीक है ना। ये लेस देन इक्वल टू सबको आगे हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बस आप इसको समझ लो कि लेस देन कहने का मतलब ये 0 से x का वैल्यू जब 0 से छोटा होगा तब x क्यूब होगा, और 3x माइनस 2 जब कब होगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 2, और x का वैल्यू x क्यूब प्लस 1 कब होगा, जब x ग्रेटर देन 2। ये क्वेश्चन है, तो फाइंड करना है, क्या क्या निकालना है, f ऑफ -1, f ऑफ 3 एंड f ऑफ 1, ये निकालना है। तीन क्वेश्चन, तीन वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ये क्या है, ये क्या कर रहा है, ये जो हमारा है ना एक रिलेशन स्थापित कर रहा है y, इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू ऐसा। तो हमें क्या निकालना है,
एफ ऑफ एक्स मतलब कि वाई का क्या वैल्यू हो, अगर एक्स का वैल्यू एफ ऑफ वन, इसका क्या मतलब हो गया, ऐसे ऐसे समझो एफ ऑफ माइनस वन रखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ माइनस वन का मतलब हो गया कि वाई का वैल्यू निकालो जब एक्स का वैल्यू माइनस वन। इसी प्रकार एफ ऑफ थ्री का क्या मतलब हो गया, एफ ऑफ थ्री का मतलब हो गया कि वाई का वैल्यू क्या होगा जब एक्स का वैल्यू थ्री होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि अगर एक्स का इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक नंबर सीरीज पर दर्शा लेते हैं कि कैसे कैसे हो सकता है। तो देखो क्या क्या है हमारा 2 और 0, तो ये देखो 0 यहाँ पे हो गया, उसके बाद ये 2 हो गया। तो कह रहा है कि 0 से अगर छोटा, 0 से इस साइड होगा, 0 से अगर इस साइड होगा तो हमारा इसके लिए क्या इक्वेशन है, एक्स क्यूब। अगर कह रहा है 0 से लेकर के 2 के बीच होगा तो हम क्या मानेंगे, 3x माइनस 2। और अगर कह रहा है कि x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा तो क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस 1। अब हमें पहला क्या निकालना है, एफ ऑफ माइनस 1। तो माइनस 1 देखो कहाँ होगा, 0 के इस साइड होगा, तो एफ ऑफ माइनस 1, तो हम इसको पुट करेंगे, तो एफ ऑफ माइनस 1 होगा माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू माइनस 1। हो गया। सेम उसी प्रकार दूसरा का बात करें तो दूसरा में क्या है, एफ ऑफ 3 निकालना है। तो 3 कहाँ हो सकता है, देखो 3 2 से बड़ा है, तो यानी कि इसके लिए एफ ऑफ जैसे 3 एक्स का वैल्यू 3 होगा तो हमारा क्या रिलेशन हो गया, एक्स और वाई में एक्स की प्लस 1। तो इसमें पुट करो, एक्स के बदला 3 पुट करो, तो एफ ऑफ 3 आ जाएगा 3 का क्यूब प्लस 1 यानी कि 10। अब तीसरे में बात करते हैं कि एफ ऑफ 1 क्या होगा, तो 1 कहाँ पे आएगा, 0 और 2 के बीच 1 होगा, तो 0 और 1 2 के बीच 1 होगा तो क्या होगा, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 3 इंटू 1 पुट करें एक्स के बदला माइनस 2, क्या हो गया 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो हमारा यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज का एक जो आज हमने क्या क्या पढ़ा है उसको हम अगर एक बार देख ले, देखते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने हमारा जो हम पहले जो कह चुके जो हमने आज जो हमारा जो अलजेब्रा का जो पहला जो सब टॉपिक था, वो जो पहला जो सब टॉपिक था क्या था, नंबर सिस्टम, इनइक्वालिटी एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो हमने नंबर सिस्टम के बारे में आज देखा कि नंबर क्या होता है, नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं, उसके बाद ये कुछ इम्पोर्टेंट जो नोट्स हो गया उसको हमने लिखा। उसके बाद देखा कि अलजेब्रा जो होता है, अलजेब्रा में क्या क्या होता है। अलजेब्रा में हमेशा दो टर्म आते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म आते हैं, जो अगर पहला टर्म है वो वेरिएबल्स है और दूसरा टर्म कांस्टेंट होता है। वेरिएबल्स को भी फर्दर दो भाग में डिवाइड किया गया है, जो पहला जो पार्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा पार्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट को इनपुट कहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को आउटपुट कहते हैं। इतना तक समझा। उसके बाद हम देखें कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच एक पार्टिकुलर टाइप का रिलेशन स्थापित किया गया। एक हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी अलजेब्रिक इक्वेशन हम देखते हैं उसमें कुछ न कुछ टाइप का एक रिलेशन होता है, किसमें, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के। तो वो जो रिलेशन स्थापित करता है वो क्या करता है, फंक्शन। एक टर्म जो आता है वो फंक्शन क्या करता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बीच के वेरिएबल्स के बीच एक रिलेशन स्थापित करने का काम करता है। तो हमने फंक्शन देख लिया, उसके बाद फंक्शन से रिलेटेड दो क्वेश्चन कर लिया। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद मैं इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। थैंक यू सो मच।